बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी के अंदर उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ डिफाइन कर दूँ कि कल्चर सोशियोलॉजी के अंदर उसका मेन एक एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च का, सोशियोलॉजिकल एज ए सब्जेक्ट मैटर, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर कल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो कल्चर के ऊपर बेस कर रही होती है। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, हर कल्चर की अपनी सोसाइटी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको फर्दर और इसको स्टडी करते हैं कल्चर को। यहाँ पे एक पार्ट मैं आपको बताऊं कि कल्चर का वर्ड कहाँ से निकला है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं, तारीखी पस मंजर अगर हम इसका बयान करें, तो हमें ये बात सोचने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे कि कल्चर का वर्ड जो है ये कहाँ से निकला है। मैं आपको बताता हूँ, कल्चर का जो वर्ड है ये कल्टीवेशन से निकला है। कल्टीवेशन क्या होती है? कल्टीवेशन आम लफ्जों के अंदर खेती बाड़ी को कहते हैं। खेती बाड़ी जो है इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इसका एक स्पैन है और इसकी एक मेथडोलॉजी है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो सबसे पहले हम ज़मीन को तैयार करते हैं, फिर ज़मीन को पानी देते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद फसल उगती है, उस फसल की हिफाजत करते हैं, उसके बाद एक मौके के ऊपर जाके उस फसल के ऊपर फल लगता है। यही मिसाल, यही तस्वर जो है वो कल्चर का है कि कल्टीवेशन से ये वर्ड निकला है, ज़राअत से। जिस तरह किसी एक खास एरिया के अंदर ज़राअत जो है वो पनपती है, वो फ्लरिश होती है, इसी तरह एक खास एरिया के अंदर कल्चर जो है वो बनता है। अब फर्दर हम कल्चर को आगे स्टडी करते हैं कि कल्चर क्या चीज़ है। हम अपनी स्टडी के अंदर सबसे पहले कल्चर को डिफाइन करेंगे कि कल्चर क्या चीज़ है। उसके बाद कल्चर के जो कंपोनेंट हैं उनको स्टडी करेंगे कि कल्चर के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हों तो वो कल्चर बनता है। उसके बाद जो कल्चर है उसके खसूसियात, उसके सब कल्चर जो होते हैं अंदर, उसकी इकसाम, काइंड, ये सारी डिस्कस करेंगे। एंड के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल्चर जो है उसका लॉ के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ और पसंद आ जाएगा। सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या है? तो कल्चर को अब हम देख लेते हैं कि कल्चर क्या चीज है। जैसे मैंने इससे पहले आपको मिसाल एक बयान कर दी है कि कल्चर का वर्ड जो है कि कल्टीवेशन से निकला है, ज़राअत से निकला है, खेती बाड़ी से निकला है। अब कल्चर के बारे में मुख्तलिफ जो आरा पाई जाती हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस पाई जाती हैं, उनको हम अभी स्टडी और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कल्चर का। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंसेज, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इमीडिएटली and necessarily leads us to the study of its culture. The study of society or any aspect of it becomes incomplete without a proper understanding of the culture of the society. Culture and society go together. They are very important, but there is a small distinction between culture and society. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये बात समझ आई है कि सोशल साइंसेस के अंदर सबसे जो अहम तस्वर है वो कल्चर का है। हमारी जितनी सोशल साइंसेस हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, ये सारी अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें, तो ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही हैं? ये कल्चर पे बेस कर रही हैं। फिजिकल साइंसेस या नेचुरल साइंसेस जो हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मेडिसिन है,
ये सारी बेस कर रही होती हैं अपनी लैब पे, अपनी लेबोरेटरी पे। सोशल साइंसेस के अंदर लैब का मुमकिन नहीं है बनाना, तो इसी वजह से सोशल साइंसेस के अंदर सोसाइटी जो होती है उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और सोसाइटी के अंदर से उसके कंपोनेंट को हम जज करते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो सोसाइटी के कंपोनेंट के अंदर सबसे जो मेन कंपोनेंट है वो कल्चर होता है उसका। अब यहाँ पे याद रखें कि कल्चर, अगर मैं आपको और ज्यादा इसको इजी करके समझाऊं डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये समझें कि एक किसी जगह के ऊपर एक हमने शहर बसाना है, एक गांव बसाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले हम उसके लिए जमीन का इंतखाब करेंगे, एक जमीन उसको अलॉट या एलोकेट हो जाएगी, फिर उसके बाद जमीन जो है उसको लोगों में तकसीम किया जाएगा, लोग वहां पे अपने घर बनाएंगे। जब घर वहां पे बनेंगे तो उसके साथ ही स्कूल बनेंगे, उसके साथ ही सोशल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, उसके साथ ही शॉप्स बनेंगी, उसके साथ ही बेसिक नीड्स जो होंगी हमारी फुलफिल होंगी। तो फिर जब उस जगह के ऊपर जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो हम कहेंगे वहां पे उस जगह का कल्चर डेवलप हो गया है। मेन कॉन्सेप्ट कल्चर का ये है कि एक जगह की खसूसियात, लोगों के रहन सहन की खसूसियात कौन सी हैं। इसमें तीन चीजें स्टूडेंट्स आ जाती हैं, मैं आपको समझा। सबसे पहली इसके अंदर ये है कि जो कल्चर होता है ये होता है हमेशा ह्यूमन बीइंग्स का होता है, इंसानों का कल्चर होता है। ह्यूमन बीइंग जब हों एक सोसाइटी के अंदर तो वो कल्चर वहां पे फॉर्म करते हैं। हमारी दुनिया में 6 अरब इंसान कमो बेश बसते हैं, तो 6 अरब इंसानों के अंदर तकरीबन 196 ममालिक हैं। 196 ममालिक के अंदर उनकी मुख्तलिफ रियासतें हैं, सूबे हैं। हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ कौमियत के, मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो हर सूबे का कल्चर अपना हो, हर इलाके का कल्चर अपना हो। तो ये कल्चर किनकी वजह से मुमकिन हुआ है? ये ह्यूमन बीइंग्स की वजह से मुमकिन हुआ है कि वहाँ पे इंसान बसते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर वो ये है कि जो इंसानों का बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो भी कल्चर का एक हिस्सा है। बिहेवियर जो होता है जितना सिविलाइज्ड हो कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और जितनी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, उनका बिहेवियर उतना ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो बिहेवियर जो है ये भी कल्चर का एक हिस्सा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कल्चर का वो है नॉर्म्स। अब यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आप इसमें अपने ज़हन में जरा गौर करें, आपको इस बात की यहाँ से समझ आ जाएगी कि कल्चर सबसे पहले बनेगा तो वहाँ पे इंसान बसेंगे। इंसान बसेंगे तो इंसानों का कल्चर वहाँ से डेवलप होगा। हम जिस शहर में रह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसान बसते हैं तो इंसानों के अंदर कल्चर है। और दूसरी बात ये होती है कि इंसानों का कल्चर, इंसानों के कल्चर के अंदर जज़ब हो जाता है, अमेलगमेशन हो जाती है उसकी। एक कल्चर इंसानों का दूसरे कल्चर के अंदर जज़ब हो सकता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि कोई ऐसा कल्चर जो हमारे सोशल नॉर्म्स के, हमारे बिहेवियर के खिलाफ हो, हमें उसको अडॉप्ट करने में हम रिलेक्टेंट होते हैं, हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये तीन चीजें होती हैं उसके अंदर, कि वो हमारा ह्यूमन बीइंग का कल्चर नहीं है, हमारा बिहेवियर से वो कंपैटिबल नहीं है, और दूसरी उसके अंदर के हमारे सोशल नॉर्म से वो कंपैटिबल नहीं है। ये तीन चीजें जो होती हैं ये कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, तो कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो उसके नॉर्म्स होते हैं, उसकी वैल्यूज होती है, उसकी इखलाकियात होती हैं। हर कल्चर के अपने नॉर्म्स हैं, हर कल्चर की अपनी खसूसियात हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आपके जहन में डियर स्टूडेंट्स आएगा कि हम सोचते हैं, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा कि कल्चर जो है वो आउटडेटेड कल्चर है। तो इसमें कल्चर के अंदर आउटडेटेड वाली थ्योरी जो है वो इतनी ज्यादा कंपैटिबल नहीं होती, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, इररेलेवेंट है वो। उसकी रीजन ये है कि हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं कल्चर को, और हर कौमियत का, हर नेशन का कल्चर अपना है, हर कौमियत अपने कल्चर के ऊपर जिंदा है। जब हम कंपेयर करेंगे कल्चर्स को तो ये बात हम नहीं कह सकते उसमें कि हमारा कल्चर बुरा है
या किसी और मुल्क का कल्चर बुरा है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, वो हमारा अडॉप्ट नहीं करते, उसके सोशल कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके अंदर। सोशल कंस्ट्रेंट जब वहाँ पे है तो कल्चर को अडॉप्ट करना अहम भी नहीं होता, इतना लाजमी भी नहीं होता और ऑटोमेटिकली कल्चर अडॉप्ट नहीं हो जाता। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो नया आया है वो कल्चर डिफ्यूजन का है कि एक कल्चर सारी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे कल्चर हैं बने हुए जो यूनिवर्सल कल्चर हो गए हैं। वो कल्चर कौन से डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात ये थी कि आप आजकल दुनिया के अंदर जो फास्ट फूड है 1970s के बाद दुनिया के अंदर फास्ट फूड आई, तो फास्ट फूड का कल्चर जो आया है दुनिया में वो सारे कल्चर ने उसको अडॉप्ट किया है। मीडिया का कल्चर है तो मीडिया को, चैनल्स को, सारे ममालिक, सारी सोसाइटी ने उसको अडॉप्ट किया है अपनी एथिकल वैल्यूज के साथ। उसके बाद जो सोशल मीडिया है ये भी अपने कल्चर के अंदर इसने भी अपना बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। तो ये जो होते हैं इस किस्म के कल्चर ये यूनिवर्सल कल्चर होते हैं। ये कल्चर जो होते हैं इस किस्म के कल्चर जो है बताते हो किसी एक लोकेलिटी के ये कल्चर नहीं होते, ये अडॉप्टिव होते हैं, अपनाए हुए होते हैं। इस चीज को हमेशा भी स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखें कि कल्चर अडॉप्टिव जो होते हैं, अडॉप्टेड कल्चर जो होते हैं उनके बारे में उनकी एक तो फाउंडेशन नहीं होती अब तक। इसके बाद आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद और जब टेक्नोलॉजी वास्ट होगी तो इनकी जगह पे दूसरे कल्चर आ जाएंगे कि जब से दुनिया बनी है तो मॉडर्नाइजेशन का अमल इसके अंदर जारी है, तो वहां से कल्चर में मॉडर्नाइजेशन इस हिसाब से मटेरियल मॉडर्नाइजेशन हो रही है। कल्चर की मॉडर्नाइजेशन दो तरह से होती है, एक उसकी मटेरियल मॉडर्नाइजेशन होती है कि हमें नई इजादात मिली हैं, नए सहूलियात मिली हैं। आज से 100 साल पहले, आज से 70 साल पहले, आज से 80 साल पहले दुनिया में इतनी सहूलियात नहीं थी, ना दुनिया के अंदर मीडिया था, ना दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिजली थी, ना सिस्टम इतना ज़्यादा कमर्शियल टेलीफोन का नहीं था। आजकल दुनिया में देखें तो ये मॉडर्नाइजेशन रेवोल्यूशन हो रहा है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जाके मिलता है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट मुस्लिम कंट्रीज जो हैं इनका अपना कल्चर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो कल्चर हमें इस्लाम ने बता दिया हम उसके ऊपर कारबंद हैं। वो हमारा बिहेवियर, हमारी मामला और हमारी जो आबादात है उसके ऊपर वो कल्चर मुश्तमिल है। वो पहले दिन से लेके और क़यामत तक वो कल्चर जो है मॉडर्नाइज कल्चर है, वो तरक्की याफ्ता कल्चर है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें। दूसरी मॉडर्नाइजेशन ये होती है कल्चर में कि किसी भी मुल्क के अंदर उसके लोगों में उसके एथिकल पावर कितनी है, उस मुल्क के बाशिंदे, उस मुल्क के लोग अखलाकी तौर पे कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जापानीज जो हैं वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, अपने कल्चर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तानी अपने कल्चर पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन जापानीज के अंदर उनका अखलाकी लेवल बहुत ज़्यादा बुलंद है। वहाँ पे अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और हाथ हिला के आपको कोई सलाम करे और आप उसका जवाब ना दें आगे से, इसको बहुत बड़ी बुराई ख्याल किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि उनके सोशल नॉर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कोई आगे से सलाम का जवाब ना दे। इटली के अंदर अगर आप जाएंगे तो इटली के आदमी हमेशा हर बंदे से वो हाथ मिलाते हैं, ठीक उनका कल्चर है। वहाँ पे अगर हम आगे से हाथ खींच लेंगे, हमने नहीं मिलाना, वो इसको बुरा ख्याल करते हैं। ये होती है एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू दूसरी, उसके बाद एक और एथिकल वैल्यू में एस्पेक्ट आ जाता है, वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो इकोनॉमिक्स का है, वो होती है ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर किस चीज़ को कहते हैं? ह्यूमन वेलफेयर कहते हैं कि लोगों में जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो इंसानी तरक्की का इशारिया है, उसको बुलंद होना चाहिए। वो इशारिया बुलंद तब होता है जब लोगों की एथिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो किसी मुल्क की। जब एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी, लोगों में सेक्रीफाइस करने का जज्बा आएगा। जब सेक्रीफाइस लोग करेंगे, इसके बाद वो एक दूसरे का एहसास करेंगे, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सोशल सेक्टर के अंदर आपका इंक्रीज हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट उस तसव्वुर के पीछे भी बुलंद मेयार अखलाक होता है। वेलफेयर स्टेट तब बनती है जब लोगों के अखलाक इस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो अपनी ज़रूरियात उनकी जब हुकूमत पूरी करती है तो किसी नेगेटिव टेंडेंसी की तरफ लोगों का ज़हन ना जाए। इसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। सोशियोलॉजी के अंदर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, हम आगे इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशन हैं कल्चर की, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन की क्यों
कल्चर किस चीज को कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहली बात ये है, द बिलीफ कस्टम्स आर्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी ग्रुप प्लेस और टाइम इज कॉल्ड कल्चर। किसी भी आपके अकायद, आपके रस्म रिवाज एक खास सोसाइटी के, किसी एक ग्रुप के और किसी एक जगह के, इसको कल्चर कहा जाता है। इसके बाद लोही ने जो इसकी डेफिनेशन दी उसमें वो इसमें कहते हैं कि कल्चर इज द होल ऑफ सोशल ट्रेडिशंस व्हिच रिजेंबल द सेंस विद लाइट ऑन एटीट्यूड ऑन द पॉइंट। एक खास पॉइंट के ऊपर आपका एटीट्यूड जो होता है उसको कल्चर कहा जाता है। उसके बाद कल्चर एज मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो ह्यूमन मेड पार्ट है, जो ह्यूमन मेड पार्ट इसलिए कहते हैं कि एक लोकेलिटी के अंदर कल्चर को लोगों ने खुद तरतीब दिया होता है, उन्होंने खुद डेवलप किया होता है इसको। इसी वजह से इसको मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कहा जाता है। उसके बाद नेबल ने ये कहा था, इट इज द इंटीग्रेटेड टोटलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर पैटर्न्स। बिहेवियर जो है इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है बिहेवियर का साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी में बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस है, तो जो सोशियोलॉजी ये भी एक बिहेवियरल साइंस है। तो इसमें बिहेवियर को साइकोलॉजी में इंडिविजुअल आदमी के बिहेवियर को हम टेस्टिफाई करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर पूरी सोसाइटी के बिहेवियर को हम टेस्टिफाई करते हैं। इसके बाद अब आपको कल्चर की समझ आ गई होगी। तीन चीजें मैं आपको सम अप कर दूं डियर स्टूडेंट्स कि कल्चर क्या है। कल्चर का वर्ड कल्टीवेशन से निकला है। कल्टीवेशन कहते हैं खेती बाड़ी को। उसके बाद कल्चर जो है वो ह्यूमन मुश्तमल की चीजों पे होता है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग पे होता है, इंसानों पे का होगा कल्चर। फिर उनका बिहेवियर है, उनका किरदार है। फिर उसके बाद उनके नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म जो उनकी वैल्यूज हैं, उनके कस्टम है, इनको कल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको समझ आए। उसके बाद हमने जाना है कल्चर की हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ द कल्चर। कल्चर कहाँ से तरतीब हुआ, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द कल्चर क्या है। एक इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो हमारा एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कल्चर की इब्तिदा कब से हुई। दुनिया में कल्चर की इब्तिदा हज़रत आदम जब दुनिया पे भेजे गए तो उस वक्त दुनिया में कल्चर की इब्तिदा हुई है। हमारे जितने भी सोशल साइंसेस हैं, नॉलेज है, नॉलेज की ब्रांचेस में कल्चर जो है ना, इसको 19वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक उन्होंने कहा है कि ये एरा जो था ये कल्चर के, यानी कल्चर को एक सेट पैटर्न के अंदर आने का एरा था। लेकिन हम इसको सिंस फ्रॉम द डे ऑफ हजरत आदम हम कल्चर को स्टडी करेंगे, क्योंकि ह्यूमन का कल्चर हजरत आदम से ही दुनिया में शुरू हुआ। उसके बाद 17वीं सेंचुरी, अच्छा ये बड़ा एक अहम कॉन्सेप्ट है कल्चर का कि 1917 और 19वीं सेंचुरी को डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट कोई बारीक सा नुक्ता है, इसको आपने समझना है कि 17वीं और 19वीं सदी के दरमियान कल्चर क्यों इतना ज्यादा प्रमोट हुआ। इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है, दुनिया के अंदर 17वीं सेंचुरी से पहले इंडस्ट्री बहुत कम थी, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री थी जिसको घरेलू सनतें कहते हैं। 17 और 18 सेंचुरी के अंदर दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जब लोगों को ज़्यादा मौके मिले, जॉब क्रिएशन ज़्यादा हुई, उसके बाद लोग फिर कल्चर के वहाँ से कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जब लोग पहले एग्रीकल्चर पे थे लोग, उसके बाद एनिमल ग्रेजिंग पे थे, गल्लाबानी पे थे, उसके बाद कल्चर जो है ये डेवलप होना था जब लोग शहरों की तरफ उन्होंने रुख किया, जब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज लगी, उसके बाद कल्चर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। जो ज़्यादा से ज़्यादा 1830 से लेके 1875 तक का ज़माना है, इसके अंदर दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत सी साइंटिफिक इन्वेंशन का दौर भी यही।
साइंटिफिक इन्वेंशन का दौर यही है। जब साइंस में तरक्की हुई उसके साथ लोगों के कल्चर में भी तरक्की। अब हम जितनी चीज़ें देखते हैं ना आजकल हमारे सामने या आपके सामने, बिजली चल रही है, टेलीफोन है, गाड़ियाँ हैं, तो ये सारी आउटकम है 19वीं सेंचुरी की। 19वीं सेंचुरी में इनकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद कल्चर में एक सडन चेंज आया था, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज आया था। और लाइफस्टाइल जो होता है वो कल्चर का बहुत बुनियादी हिस्सा होता है। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप कौन सा स्टाइल है आपकी लाइफ का, कौन सी आप सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें इस चीज़ को जज किया जाता है कि आप रिप्रेजेंट कौन से आप कल्चर को कर रहे हैं। हमारे कल्चर के सोशल नाम अलग हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ के सोशल नाम अलग हैं। वेस्टर्न कल्चर और है, ईस्टर्न कल्चर और है, मुस्लिम कल्चर और है। इस चीज़ को देखने में आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि 17वीं से 19वीं सेंचुरी के अंदर जो कल्चर में डेवलपमेंट हुई उसकी एक रीज़न जो थी वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दुनिया में जो सनती इनकलाब आया। इसके बाद जो अगला इसी के साथ रिलेटेड इसका टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ कल्चर। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कल्चर? कल्चर के एलिमेंट्स कौन से हैं, कल्चर के अनासर कौन से हैं? तो कल्चर के अनासर के सबसे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि जिस तरह एक हर चीज़ की एक कंपोजिशन होती है तो कल्चर की भी अपनी कंपोजिशन होती है। कल्चर तकरीबन 8 चीज़ों से मिलके बनता है। तो मैं अभी आपको डिफाइन कर देता हूँ कि कल्चर किन किन चीज़ों से मिलता है। एलिमेंट ऑफ कल्चर जो है वो आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप मैंने थोड़ा एलैबोरेट किया है, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ। कोई भी चीज़ जब बनती है ना उसकी कंपोजिशन होती है। ये टेबल आपके सामने डेस्क पड़ा हुआ है, इसकी कंपोजिशन है। इसके अंदर वुड यूज हुई है, इसके अंदर ये पेंट यूज हुआ है, इसमें नेल स्टील यूज हुए हैं, स्किल वर्कर यूज हुआ है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसी तरह जिस तरह हमारी ज़मीन की कंपोजिशन होती है, ज़मीन के अंदर मिट्टी होती है, लैंड के ऊपर वहाँ दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, दरिया होते हैं, सहरा पहाड़ होते हैं, ये ज़मीन की कंपोजिशन है। ये सारी चीज़ें मिलकर ज़मीन बनाती हैं, ज़मीन का नाम इसको दिया जाता है। अगर सिर्फ हम वहाँ से किसी जगह से मिट्टी लेके आ जाएं तो या किसी जगह से पानी लेके आ जाए और हम कहें कि ये कल्चर है, तो इस तरह एज ए होल वो कल्चर नहीं होगा, वो उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है, हम उसको पानी या मिट्टी कहेंगे। जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसके बाद कल्चर बनेगा। इसी तरह कल्चर की कंपोजिशन भी सेम इसी तरह है। कल्चर की सबसे जो पहली इसका एलिमेंट है वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज कहते हैं जुबान को। लैंग्वेज के बारे में है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आइडियाज हैविंग कॉमन मीनिंग एंड इट्स शेयर्ड टू अ सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द एंट्रेंस टू अ कल्चर। Language is a set of socially sound patterns, words and sentences having specific meaning and terminology common to the same culture. लैंग्वेज के बारे में ये बात है कि लैंग्वेज की ज़बान क्या होती है। हम उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ज़बान के अंदर क्या चीज़ें हैं? ज़बान के अंदर लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं। तो लैंग्वेज सेट पैटर्न होता है वर्ड्स का। अल्फाजों के मजमूए को लैंग्वेज कहा जाता है। मैं अब आपसे मुखातब हूँ तो मैं एक लैंग्वेज के थ्रू आपसे मुखातब हूँ। मैं से बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि मैं लैंग्वेज, क्योंकि मैं भी उर्दू इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आपको भी उर्दू और इंग्लिश समझ आती है। अगर यहाँ पे मैं फ्रेंच बोलनी शुरू कर दूँ या उसके बाद यहाँ पे रशियन बोलनी शुरू कर दूँ तो वो होगी लैंग्वेज, लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी आपके लिए। तो यहाँ से क्या चीज़ ज़ाहिर हुई कि हर कल्चर के लिए एक ज़बान होती है, हर कल्चर की एक ज़बान होती है। उसी ज़बान को बोलने और समझने वाले लोग वहाँ पे ज़रूरी होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोग उर्दू बोलते समझते हैं, ईरान में पर्शियन बोलते हैं, चाइना में चाइनीज़ बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोलते हैं। वो उनकी कल्चर का हिस्सा है। उर्दू ज़बान हमारे कल्चर का हिस्सा है। अरबी ज़बान हमारे जो इस्लामी कल्चर है, कुरान पाक ने अरबी में नाज़िल किया, हमारी नमाज़ें अरबी में होती हैं।
तो अरबी के अंदर जो है हमारा, वो हमारा दीनी कल्चर अरबी के अंदर है, और हमारा जो माशरती कल्चर है, सोशल कल्चर है, वो हमारा उर्दू उसकी ज़बान है। इस चीज़ को आप समझें कि ज़बान हर सोसाइटी के लिए लाजम और मलजूम होती है, और हर सोसाइटी में जो कल्चर होता है उसके लिए ज़बान उसकी फाउंडेशन होती है। ज़बान के बगैर कल्चर नहीं बनाया जा सकता। हम जब यहाँ से बाहर जाते हैं या हम लोगों से, फॉरेनर से मिलते हैं, तो हम वहाँ पे अपनी ज़ुबान उर्दू जब बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये आदमी पाकिस्तान से आया है, ये आदमी पाकिस्तानी है, और इसका कल्चर जो है उसको लग जाएगा पता उसी ज़ुबान से कि कौन सा है। हमारे यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश मैन आता है, अंग्रेज़ आता है, जब इंग्लिश बोलेगा हम समझ जाएंगे कि ये वेस्टर्न सोसाइटी से आया हुआ है, इसका ये कल्चर है। अरबी, अगर हम किसी अरबी से मिलेंगे, वो अरबी बोलेगा हमारे सामने, तो हम समझ जाएंगे कि अरबी से आया तो उनका ये कल्चर है। ज़ुबान कल्चर की शिनाख्त का एक अहम ज़रिया है। इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स आप याद रखें। दूसरा, इसमें सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स। डियर स्टूडेंट्स, सिंबल्स का क्या मतलब है? ये आपने रोड पे सफर करते हुए सड़क के किनारे आपने कुछ निशाना लगे हुए देखे हैं। ये मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल है। सिंबल के कहते हैं निशानात को। एक कल्चर के अंदर मुख्तलिफ जो सिंबल्स होते हैं उनको निशानात कल्चर का हिस्सा होता है। हमारे कौन से निशानात होते हैं? जब हमारी लैंग्वेज, हमारी साइन लैंग्वेज होती है, कौन से निशानात हैं? अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आप हाथों को मूवमेंट साथ दे रहा हूं कि आप समझ जाएंगे चीज को ज़्यादा। निशानात इस किस्म का अपने कल्चर में आगे मदद करते हैं। सिंबल्स के बारे में है कि कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। Symbols are anything used to represent, express and stand for an event situation. Symbol direct to guide our behavior. It is used to show an event of past, present or future. हम निशानात के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे अक्सर हम बैठे होते हैं तो हम अपनी आई लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं चीज़ें समझाने के लिए। तो आई लैंग्वेज क्या चीज़ है? आंखों की जुबान। वहाँ से आप समझ जाते हैं हाँ या नहीं। अमेरिकन जो है वो हाथ हिला के हाँ और ना का जवाब देते हैं, ये उनका सिंबल है। ठीक है। अगर आप इलाके में जाते हैं, वहाँ पे उसकी गली जो है उसके अंदर पानी आया, वो गीली हुई है, तो वो किस चीज़ का सिंबल होगा? वो सिंबल ये होगा कि यहाँ बारिश हुई है। इसी तरह अगर आप किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ पर लकड़ियों का ढेर पे राख बनी हुई है, तो राख से क्या पता लगेगा कि यहाँ पे मेहमान आए थे, कोई सिंबल है। ठीक। इसी तरह सर को हिलाना, विसल करना, ये भी एक सिंबल है। आंखों की मूवमेंट, ये भी एक सिंबल है। उसके बाद किसी आइडिया देना, ये भी एक सिंबल है। जापानीज लोग जो हैं जब भी वो मिलते हैं दूसरे से, वो अपने सर को ऐसे झुकाते हैं, इज्जत का सिंबल समझा जाता है। तो ये सिंबल्स होते हैं। जिस तरह बैतुल्लाह जो है, खाना काबा, वो अल्लाह ताला का निशान, अल्लाह ताला का सिंबल है। वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका सिंबल वो है। तो मुसलमानों के सिंबल है। तो हमारा जो फ्लैग है पाकिस्तान का, उसमें चांद और सितारा है, ये हमें ज़ाहिर करता है, तरक्की का सिंबल है। और 5 सितारों वाला जो कोना है, इस्लाम के 5 असूल, उनका सिंबल है। तो ये सिंबल जो होता है, ये एक कल्चर के अंदर उसके खुद अपने सिंबल होते हैं। तो ये सिंबल भी, ये भी कल्चर का हिस्सा हो। दूसरा जो होता है वो होता है, तीसरा वो नॉर्म्स कहते हैं उनको। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्म जो है ना, ये किसी एक कल्चर की वैल्यूज होती हैं, उनके सेट बिहेवियर होता है नॉर्म्स। और किसी भी एक कल्चर के अंदर उनकी जो वैल्यूज होती हैं उनको नॉर्म्स कहा जाता है। तो हमारे नॉर्म्स और हैं, हमारे कल्चर के, मुसलमानों के नॉर्म्स और हैं, गैर मुसलमानों के और हैं। बाहर के मुल्कों में जाएं, अब चाइना में जाएं, वहाँ पे उनके और नॉर्म्स हैं। अगर आप अमेरिका में जाएंगे, उनके और नॉर्म्स हैं। यहाँ से किस चीज़ का आपको समझ आएगी? यहाँ से उनकी कल्चर की समझ आती है। दुनिया में कुछ चीज़ें सेम होंगी, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, सेम है। एक तो पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया जो मॉडर्नाइजेशन होती है कल्चर की। दूसरा उसके अंदर वो ये है कि दुनिया में कुछ चीज़ें कल्चर पे सेम होती हैं। हवा सेम है दुनिया में, सूरज की रोशनी सेम है, पानी सेम है, मट्टी सेम है, दरख्त सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं।
पहाड़ों की चोटियाँ पहाड़ एक जैसे होते हैं, हाइट किसी की छोटी किसी की बड़ी, लेकिन वहाँ पे बसने वाले इंसान जो हैं उनका कल्चर सेम नहीं होता। हर इंसान का अपना, हर सोसाइटी का, हर माशरे का, हर कबीले का और हर कास्ट का, रेस का अपना अपना कल्चर होता है। उसके बाद नॉर्म्स के बाद अगला जो कल्चर का है वो होता है वैल्यूज। वैल्यूज होती हैं किसी की अखलाकी वैल्यूज, अखलाकियात। वैल्यूज के बारे में ये है कि एनीथिंग गेटिंग इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ बिकम आवर वैल्यूज। दिस ओरिजिन ऑफ वैल्यूज इज नॉट बायोलॉजिकल बट इट इज सोशल protection. While living in society, the values develop. Values depend upon the different cultures in every social situation. हर कल्चर की अपनी वैल्यूज होती हैं। हमारी एक आम बात है कि हमारी फीमेल जो हैं हमारे घरों के अंदर मेहमान आ जाएंगे, उसके बाद उनकी खातर मदारत करने में ये एक हमारा हिस्सा है कि हम उनकी खातर मदारत करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक वैल्यू है। उसके बाद हमारे बाजारों के अंदर आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग एक खास किस्म का लिबास पहन के मेल और फीमेल फिरते हैं, ये हमारी वैल्यू है। औरत की इज्जत करना ये हमारी वैल्यू है, बच्चों से शफकत करना ये वैल्यू है हमारी। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के ऊपर हमारे कल्चर का पता लगता है, हमारे सिविलाइजेशन का पता लगता है कि बंदा किस कल्चर से ताल्लुक रखता है। तो वैल्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। मुसलमान जो होते हैं उनकी वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जितनी हमारी आबाद इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे मामलात हैं, क्योंकि हकूक़ुल इबाद ज़्यादा अहम है हकूक़ अल्लाह की निस्बत। हकूक़ अल्लाह अहम है लेकिन हकूक़ुल इबाद जो आपस में बिहेवियर है, मामलात हैं, वो ज़्यादा अहम होते हैं हमेशा, क्योंकि वो बंदे से बंदे का मामला है। हकूक़ अल्लाह से बंदे का मामला है। उसके बाद अगली जो है वो बिलीफ्स हैं, अकायद हैं हमारे। डियर स्टूडेंट, बिलीफ्स क्या होते हैं? बीइंग मुसलमान हमारा बिलीफ किस चीज के ऊपर है? अल्लाह एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ये हमारा बुनियादी ईमान का हिस्सा है। कुरान पाक अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये हमारे 5 पिलर हैं इस्लाम के, ये हमारे बिलीफ्स हैं, ये कल्चर का हिस्सा है हमारे। इसके बाद अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें ना, तो फिर कुछ बिलीफ्स जो होते हैं वो हर कल्चर के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। हमारे कल्चर में मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हम एक दूसरे को तोहफे तहफ़ देते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, अच्छा होता है मिलना, ये हमारा एक बिलीफ है। नेक बंदों के पास बैठना ये हमारा बिलीफ है, उनसे अच्छी बातें मिलेंगी, ये बिलीफ्स होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद जो बिलीफ है उसको कहा जाता है कि एवरी सेक्ट विद इन अ कल्चर हैविंग सम बिलीफ फॉर कल्चरल रिफ्यूज। These beliefs are responsible for the spiritual fulfillment of the needs and wants. Muslim believes in God, Holy Prophet, the Day of Judgment, recitation of Holy Quran and Hajj. हर सेक्ट, हर स्कूल ऑफ थॉट उसके अपने बिलीफ हैं। हर स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके अपने बिलीफ है, हर स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन उसके साथ हमारे 5 बुनियादी इकायद एक हैं। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इस तरह अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलें तो सिख जो हैं वो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, ये उनके बिलीफ का हिस्सा है। मुसलमान अपने सर के ऊपर टोपी रखते हैं, तो ये मुसलमानों हमारे बिलीफ का हिस्सा है, ठीक है। हिंदू जो है वो गंगा के पानी में नहाते हैं पवित्र होने के लिए, उनके बिलीफ का हिस्सा है। तो वहां से उनके कल्चर का पता लगता है कि इनका कल्चर कौन सा है, वो कल्चर। उसके बाद वो अगली जो एलिमेंट है वो है कॉग्निटिव एलिमेंट्स। कॉग्निशन जो है ना, ये साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है, ये आपके माइंड से आपका इसका रिलेशन है कॉग्निशन का। कॉग्निशन ये होती है किसी चीज़ को समझने की आपने जो एबिलिटी, इसको कॉग्निशन कहते हैं, शऊर को। शऊर में चीज़ें आप जितनी समझते हैं,
तो cognition elements of culture are those through which an individual know how to cope with an existing social situation, how to survive, how make shelter from storms and other natural calamities, how to travel and transport, and the practical knowledge which they make a culture. Such knowledge is carefully taught to every generation. अल्लाह ताला ने हमें समझ दी हुई, बारिश आएगी तो हम शेल्टर में चले जाते हैं, पनाह में चले जाते हैं, किसी कमरे में चले जाते हैं। गर्मी होगी तो किसी कमरे में चले जाएंगे। खौफ होगा तो हम अपने घरों को ताले लगा लेंगे या किसी महफूज जगह पे चले जाएंगे। सैलाब आएगा तो किसी महफूज जगह पे चले जाएंगे। आग लग जाएगी तो हम महफूज जगह पे चले जाएंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या चीज़ें हैं? इसको कॉग्निशन कहा जाता है। ये कॉग्निटिव एलिमेंट, ये शऊर दिया गया है चीज़ को, सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ये क्या, इसको कहते हैं कॉग्निशन। तो कल्चर के अंदर कॉग्निशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे जो घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, इसका रिलेशन भी कॉग्निटिव एलिमेंट के साथ है। हम जो कपड़े पहनते हैं इसका रिलेशन भी कॉग्निटिव एलिमेंट के साथ है। जो हमारे मुख्तलिफ किस्म की हेल्दी फूड्स हैं, मेडिसिन हैं, उनका भी जब बीमार हो तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनका भी कॉग्निटिव एलिमेंट के साथ उनका रिलेशन शामिल है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, वो कहते हैं कि व्हाट इज कल्चर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर क्या है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ये होती है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर इज द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट कल्चर्स एज अपोज टू मोनोकल्चर, द ग्लोबल मोनोकल्चर और होमोजेनाइजेशन ऑफ द कल्चर्स एंड द कल्चरल डिके। कल्चर डाइवर्सिफिकेशन ये कहा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि चीज़ के तनव्वे, उसमें किसी किस्म की और चीज़ें शामिल हैं, उसके कंपोनेंट में कौन सी चीज़ें शामिल हो गई। तो डायग्राम से हम इसको वादा करते हैं, ये एक मेन कल्चर है, ये एक बी कल्चर है, ये एक सी कल्चर है। उसी के सराउंडिंग के अंदर मोनो कल्चर हैं, जो किसी के सराउंडिंग के अंदर मुख्तलिफ कल्चर फैल रहे हैं। अब जो मेन कल्चर है उसके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन बी और सी की होती है, ये इसको कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। आपका कल्चर कितना डाइवर्सिफाइड है, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दी है ना कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर ने मुख्तलिफ चीज़ें बाहर से अडॉप्ट की। हर कल्चर मुख्तलिफ चीज़ें बाहर से अडॉप्ट करता है। जैसे हमारा कौमी लिबास तो शलवार कमीज है, तो हम पैंट वगैरह पहनते हैं, तो ये हमें कल्चर डाइवर्सिफिकेशन से ये चीज़ हमें पता लगी है। हम फास्ट फूड को खाते हैं, हालांकि हमारी मुल्क की अपनी जो खुराक है वो इससे अलग है। वो चपाती, रोटी, सालन, चावल इन पे मुनसर है, इन पे मुश्तमिल है, लेकिन हम पिज़्ज़ा, बर्गर और बाकी फास्ट फूड खाते हैं। ये क्या है? ये कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। सारी दुनिया जो है मोबाइल यूज़ कर रही है, मोबाइल एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट बन गया है, तो इस चीज़ को क्या है? कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। अब व्हाट्सएप हर बंदा यूज़ करता है, तो ये क्या चीज़ है? ये कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। मीडिया हर बंदा यूज़ करता है, ये कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। इस चीज़ को कल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। कोई कल्चर कितना डाइवर्स है, कल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो एक मेन कल्चर मोनो कल्चर से जो खसूसियात और सब कल्चर से खसूसियात जो उनमें आती हैं। अब पेप्सी और कोक सारी दुनिया में एक है। पेप्सी और कोक हमारे तो हिस्सा नहीं है हमारे मुल्क के अंदर कल्चर का, लेकिन ये कहाँ से आए हैं?
ये बाहर से आए, ये कल्चर डाइवर्सिफिकेशन से आ गए हैं हमारे मुल्क के अंदर। इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स आपने समझना है। इसके बाद जो लास्ट इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, क्राइम एंड लॉ। ये मैं आपको समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक ट्रायंगल बनाई है, इसको मैं आपको एलैबोरेट करता हूँ। लॉ जो है वो एक कल्चर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां वो लगाई जाती हैं। इन रिस्ट्रिक्शन का मकसद ये होता है कि सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। तो सबसे पहली बात उसके अंदर लॉ जो कवानीन का नफाज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि लोगों की हिफाजत की जाए, और ये कुछ किस्म की पाबंदियां होती हैं। उसके बाद जो क्राइम है वो लॉ जब ब्रेक होता है, उसके बाद कोई ऑफेंस होता है, कनेक्टेबल ऑफेंस होता है, मुकाबले दस्तंदाजी पुलिस को वाक़या होता है, तो वो उसको क्राइम कहा जाता है। उसके बाद इन तीन चीज़ों के अंदर बहुत एक गहरा रिलेशन है, क्योंकि जो क्राइम होगा वो भी उसी कल्चर के अंदर होता है, और जो लॉ होगा वो भी उसी कल्चर के अंदर होता है। द लॉ ऑफ अ सोसाइटी इज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स कल्चर, द कल्चरल वैल्यूज, सेंटिमेंट्स, कस्टम, बिहेवियर, सेरेमनीज एंड अदर कस्टमरी वेज पे द लॉ। कि लॉ जो होता है ये हमारे कल्चर के अंदर अकॉर्डिंग टू कल्चर हमारे कवानीन बनाए जाते हैं। और जो क्राइम होता है, क्राइम होता है वायलेशन ऑफ लॉ। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च को देखें तो वहां से हमें ये चीज़ वाज़िया होती है कि जब भी एक क्राइम होता है, उस क्राइम के ऊपर एक खास लोकेलिटी के अंदर वो क्राइम होता है, खास कल्चर में एक क्राइम होता है, और एक खास किस्म के क्राइम एक खास कल्चर में होते हैं। इसके पीछे रीज़न होती है उसी कल्चर में बसने वाले जो नेगेटिव जो टेंडेंसी रखने वाले लोग हैं, उनकी रीज़न इनके पीछे होती है। द वायलेशन ऑफ लॉ इज क्राइम। द टाइप्स ऑफ लॉ गिव्स अस द टाइप्स ऑफ क्राइम। क्राइम इज फैशन in a changing society because the laws change rapidly in changing society. New laws of modern society give us new types of crime. लॉ जो होता है ना ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती रहती है। जैसे जैसे लॉ नया आएगा वैसे वैसे नए क्राइम उसके साथ जन्म होना शुरू हो जाएंगे। तो कल्चर इज द पैटर्न बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन टू बिकम अ हेरिटेज फॉर द सक्सीडिंग जनरेशन। इन जनरल द कल्चर इज नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमिना but it is learned by the members of the society to follow a given way of life. It is the matter of adaptation in environment by people which wave their way of life in society. Culture includes the shared belief system, rituals and conversational styles of small groups, as well as society pervasive ways of seeing that are passed from generation to generation. Culture is anything created by the mind, hand and mouth of man. इंसान के अफ़ाल, इंसान की ज़बान और इंसान का जो दिमाग है, ब्रेन, उससे कल्चर जन्म लेता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया है वो कल्चर को स्टडी किया है कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है, कल्चर किसको कहा जाता है, कल्चर के एलिमेंट कंपोनेंट क्या हैं, और कल्चर जो है
इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर क्या होती है, और एंड के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में कि लॉ का और लॉ, कल्चर और क्राइम का आपस में क्या रिलेशन है। तो क्रिमिनोलॉजी ये कहती है कि हर एक लोकेलिटी के अंदर एक ख़ास किस्म के क्राइम होते हैं और एक ख़ास किस्म के क्राइम में ख़ास लोकेलिटी में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपको कल्चर की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।